ये वर्किंग नंबर 2 तक हम पहुंचे थे, आपने लिखनी थी शायद, कंप्लीट कर दी। ये वर्किंग नंबर 2 होगी थी कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन देखने बताया कहाँ तक आओगे, तो मसला कल से रिलेटेड इतना तो देखना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आवाज आ रही है? ये वर्किंग में इशू तो नहीं सर? आगे चले फिर। फर्स्ट पेज देखें कहाँ तक पहुंचे थे। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बन रही थी, क्या फाइंड आउट हो रहा था सर? किस किस की कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आ गई थी, किसकी रह गई थी, फाइंड आउट हो गई है? लिखें। बताएं क्या फिगर लिखो सर। 3748 3724 800। ठीक है सर जी। नेक्स्ट देखें आप क्या चाहिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आगे किस चीज की वर्किंग होगी। देखें हेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसके लिए इधर वर्किंग नंबर 3 बनाए, एक और वर्किंग करना। फिनिश गुड्स के नाम बता दें सर। स्टार्ट करें सर जी। ए बी के बाद जी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वर्किंग के लिए जरा एक मिनट क्वेश्चन देखा पहले। पॉइंट नंबर 1 में ऊपर है, ए और बी की प्रोडक्शन और सेल्स दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक इनका नहीं था, और जो सी था उसकी वर्किंग एज अ रॉ मटेरियल हमने कर ली हुई है। तो अब हमारा फोकस होना चाहिए ए बी और जी फिनिश गुड्स पे। तो ए की क्वांटिटी प्रोड्यूस बताएंगे 3,35,000 कितने केजी सेल हुए हैं, क्या इनका डिफरेंस स्टॉक आ सकता है। 50,000 स्टॉक ए का हो जाएगा और बी की वर्किंग पे कर लें। 83,000 केजीज बी का स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, जी की लहदा बात करते हैं। तो स्टॉक ए और बी का जो आपने फाइंड आउट किया है, इसकी कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करें। अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में चीजें रिपीट हो रही हैं, प्लीज पता है आपको यार। 7,855,750 ढूंढने का। ये क्या है, ये कितने केजीज की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। वर्किंग वन देखें, वर्किंग वन देखें, इधर ही कहीं देखो मेरे को। ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई थी 3,35,000 केजीज की कॉस्ट आई थी। तो डिवाइड करके पर केजी कॉस्ट आ सकती है और मल्टीप्लाइड बाय 50,000 एंड इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय बी की वर्किंग भी हो सकती है। तो कल ये दोनों वर्किंग्स कंप्लीट करें, ए और बी की करें फिर जी की मैं साथ की देंगे। Cost of goods manufactured of is 7,855,750 divided by number of kgs produced 3,35,000 and 50,000 सबका सॉल्व हो गया। डिफरेंस बिटवीन kgs produced and sold ये सॉल्व करें, लिखना मैं फिर पूछता हूँ आपसे।
Similarly, 6917750 divided by multiplied by, करेंगे जैसे ही को फिगर बोर्ड में नजर आती है एकदम जज्बाती हो जाते हैं। ये सॉल्व करें सर, कहाँ से फिगर्स आएंगे? एक एक डिजिट ढूंढ ढूंढ के लिख रहे हैं। 6 के बाद कॉमा देखा है, फिर 9 ढूंढा है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं वर्किंग? क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी का पता चल गया कौन सा है? प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड यूनिट्स का डिफरेंस ले रहा हूँ। प्रोडक्शन ज्यादा, सेल कम है, तो डिफरेंस स्टॉक की फिगर आ जाए। ये आंसर बन जाएंगे आपके, सॉल्व करिए। 11172500 1946350। यहाँ तक इकट्ठे हो जाओ, जरा जी की हेडिंग लिखिए। बेटा काइंडली वर्किंग साथ साथ किया करें, क्या हो गया आप लोग? काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज टाइम पे एक क्लास ज्वाइन किया करें, अभी तो सारी फिगर्स डिस्कस होंगी। प्लीज पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन 335,000 kgs है और सेल 285,000 बेटा kgs है। प्रोडक्शन और सेल का डिफरेंस है। बी की 295,000 kgs प्रोडक्शन है, 212 सेल है। प्रोडक्शन सेल का डिफरेंस है। प्लीज क्लियर है? फिगर्स बेटा मिल गए प्लीज। देन सर जी जरा कॉन्सेप्चुअली चीज जरा क्लियर कीजिएगा यहाँ पे ना करें सर जी। जी की वर्किंग मैंने करनी है। ये ए और बी की जो हमने वर्किंग की है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट हुई है, ऐसे ही। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स यूज होते हैं, FIFO एंड वेटेड एवरेज। आप बताएं मैंने वर्किंग FIFO से की है वेटेड एवरेज? मैंने वर्किंग FIFO से की है वेटेड एवरेज से। आइए यहाँ रुक के जरा FIFO और वेटेड एवरेज रिवाइज कर। आप लोगों ने हिस्सा करना अपने सामने, जरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रखना। मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ, क्योंकि शायद सोचा भी नहीं और वर्किंग कर। तो क्या किया है ये जरा एक सेकंड। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सामने रखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सामने रखें, और जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स बोलूंगा वो बोर्ड पे लिखेंगे। असल में हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ए की बात कर रहा हूँ, ए और बी की चलें इकट्ठा कर लेते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो बोर्ड पे जरा देखिएगा, 3,35,000 kgs प्रोड्यूस हुए थे। तो यही हुआ था सर, 50,000 kgs बचे हैं। कैप्टन में से ही बचे होंगे, ओपनिंग है ही नहीं। क्या जो बने होंगे उन्हीं में से बचे होंगे? फर्स्ट लाइन में तो सेल है, 2,85,000 kgs की सेल है। कहाँ से सेल हुई है? प्रोडक्शन में से 285,000 सेल हो गए होंगे, 50,000 बचे होंगे। तो अगर प्रोडक्शन में से बचे होंगे तो मैंने सिंपली क्या किया, प्रोडक्शन कॉस्ट लिया मैंने 7,875,750 डिवाइडेड बाय किया है नंबर ऑफ केजीज प्रोड्यूस से, जो रेट आया है यहीं से स्टॉक बचा है, 50,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैंने FIFO अप्लाई किया? 500। क्या मैंने FIFO अप्लाई किया है? वेटेड एवरेज बड़ा सेम लाया,
वेटेड एवरेज में पहले ग्रेड कैलकुलेट होता है और फिर जो रेट आ जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाती है। वेटेड एवरेज मेथड हो और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो रेट का एक फार्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट ली जाती है, वो इस केस में जीरो है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट जीरो है, उससे प्लस परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है 785575। ओपनिंग जीरो है, देयरफॉर चाहिए ही आंसर आ जाएगा। डिवाइड से किया जाता है ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी से, वो जीरो है, प्लस क्या किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से जो 335,000। तो वेटेड एवरेज मेथड से भी अगर वर्किंग करेंगे तो यही फिगर्स होंगी ए और बी की, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट भी नहीं है और ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स भी नहीं। मेरी सारी बात का मतलब ये है कि अगर ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है तो शायद फाइफो और वेटेड एवरेज के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आंसर सेम ही आ जाएगा। अगर हम वेटेड एवरेज से करते भी तो क्या करना था, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट चाहिए थी, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट चाहिए थे, अगर वो है ही नहीं तो ओपनिंग स्टॉक अगर ना हो तो देयर इज नो नीड टू थिंक अबाउट फाइफो और वेटेड एवरेज। हम सिंपली क्या करेंगे, जहां से यूनिट्स बचे हैं वहां से रेट निकाल लेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करके वहां से अमाउंट निकाल लेंगे। लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स हों तो क्या फाइफो और वेटेड एवरेज का फिर आंसर डिफरेंट आता है? ये बात मैं एक दफा दोबारा भी आपके सामने वर्किंग के एंगल से रखूंगा, लेकिन अपने पास जरा पुराना जरा कुछ दिन पहले क्वेश्चन किया था एनकेएल वाला, जरा ढूंढने पीछे जरा जाकर रजिस्टर में। एक एनकेएल के नाम से कुछ दिन पहले आपने एक सवाल सॉल्व किया था, जिस जमाने में मेरा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना चाह रहा था, तो जरा ढूंढिएगा, मेरे ख्याल मिल जाएगी शायद। उस क्वेश्चन में फाइफो से भी वर्किंग हुई है और वेटेड एवरेज से भी हुई है। क्या उस सवाल में ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था? ढूंढ ले ढूंढ ले ढूंढ ले तो ढूंढ, तो फिगर्स मिल जाएंगी, फिगर्स मिल जाएंगी सर। मेरा ख्याल है क्लोजिंग स्टॉक के 5,000 यूनिट से, ओपनिंग 4,000 शायद थे, 8,80,000 शायद था। तो इसमें जरा चेक करें 5 और वेटेड एवरेज का आंसर सेम आया होगा। मैंने तो कहा सेम आया होगा। क्या वहां ओपनिंग स्टॉक था सर? तो क्या अगर ओपनिंग स्टॉक हो तो फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि फाइफो यूज करें या वेटेड एवरेज यूज करें, इसलिए बड़ा डिसाइड करना पड़ता है फिर कि आंसर इसलिए डिफरेंट आ जाता है क्योंकि असम्पशंस डिफरेंट है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक्स ना हो तो फिर फाइफो वेटेड एवरेज की बहस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वर्किंग हो भी गई है। लेकिन जी के एंगल से आ जाए वापस सवाल में, एक दफा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। जी हमारे इस क्वेश्चन में जरा जी के एंगल से अपना डाटा ढूंढना है। क्या जी का ओपनिंग स्टॉक भी नहीं है? किस पॉइंट में है? पॉइंट नंबर 5 में उसकी क्वांटिटी बताएं देख के, 8,000 केजीज है और उनकी अमाउंट भी है। ठीक है, तो इसी तरह से जिस पहले मैंने एक दफा पैटर्न आपको बताया था कि फाइफो से अगर वर्किंग करनी है तो फिर कैसे पैटर्न बना ले, वो मेरे साथ दोबारा बना लें। इस वक्त क्वेश्चन में फाइफो लिखा हुआ तो मैं इनिशियली पहले फाइफो से ही वर्किंग करूंगा और उसकी बेस पे आंसर निकाल लूंगा। लेकिन इंशाल्लाह जब आंसर आ जाएगा तो फिर एक दफा वेटेड एवरेज के बारे में भी दोबारा सोच लेंगे और एक दफा दोबारा वर्किंग भी करवा दीजिएगा। इनिशियली ये किस मेथड से करने लगा, क्या ओपनिंग स्टॉक है इसमें? हाँ जी, डाटा लिखवाएं, जिस वर्किंग में थे उधर ही आ जाए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आ देना। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आ देना। जी सर, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी और अमाउंट 8,000 केजीज और अमाउंट उसकी है 172,800। कुछ लोगों को एंजॉय करने दें, उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। ओपनिंग स्टॉक में ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक मिल गया। देन फिर प्रोड्यूस यूनिट्स ढूंढना।
प्रोड्यूस यूनिट्स वहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं अब प्लीज। वर्किंग नंबर 2 देखें, 96,000 यूनिट्स बने। कितने के बने हैं, कितने के बने हैं सर? 3724,800। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूसिंग 96,000 यूनिट्स। ये ओके प्लीज हो सर जी, ठीक है सर। देन सर जी इसके बाद पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में सोल्ड यूनिट्स है। अब उससे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रादर देन वो क्लोजिंग बताया उसने सोल्ड बता दी। क्या सोल्ड को देख के क्लोजिंग निकाला जा सकता है? तो नेक्स्ट टाइम सोल्ड लिख, नहीं सोल्ड लिख, मतलब ऐसे जो कोई रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं कि ओपनिंग स्टॉक प्रोड्यूस के बाद क्लोजिंग लिख के सोल्ड निकालने हैं, या सोल्ड लिख के भी क्लोजिंग आ सकते हैं। तो क्या अवेलेबल है पहले? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। सोल्ड यूनिट्स कितने सर? और देयरफॉर फिर कितने यूनिट्स इन हैंड रह गए होंगे? 8,000 प्लस 96,000 माइनस 94,000 इज इक्वल टू 10,000। तो अगर क्लोजिंग मिल जाए तो सोल्ड आ सकते हैं, और होपफुली अगर सोल्ड आ जाए तो क्लोजिंग कैलकुलेट हो सकते हैं। एनी कंफ्यूजन जी? अब डेफिनेटली हमने किन यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है? 10,000। लेकिन डिसाइड ये करना है कि अकॉर्डिंग टू द FIFO मेथड कहाँ से यूनिट्स बचे हैं, और देयरफॉर इसका रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल सिंपल शायद चीजें, लेकिन जरा सही फाइनल कर लें। जरा तरीका बड़ा ये होता है FIFO में, जब आप वर्किंग लिख लेंगे तो अब आपने सोल्ड यूनिट्स देख लें। हाउ मेनी यूनिट्स आर सोल्ड? 94,000 यूनिट्स को देख के आप डिसाइड करें कहाँ से पहले सेल हुआ होगा। मैंने लास्ट क्लास में भी उस वक्त बताया था उस जमाने में कि समटाइम्स हो सकता है कि ओपनिंग में से यूनिट्स बच जाए, लेकिन क्या ओपनिंग में से तो नहीं बच रहे। 94,000 केजी जो सेल हुए उनका जरा एक ब्रेकअप सुने जरा। ओपनिंग में से 8,000 और बाकी 86,000 रह जाएंगे। बाकी 86,000 कैसे बनाया मैंने? कैसे बनाए? 94 में से 8,000 ओपनिंग वाले, रिमेनिंग 86,000 कहाँ से? और देयरफॉर बाकी जो 10 रह गए हैं वो भी स्टॉक में होंगे। तो कहाँ से स्टॉक बचा? देयरफॉर कैसे वर्किंग करूं? फिगर 3724,800 divided by 96,000 and multiplied by 10,000। ओपनिंग को इस वर्किंग में कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि स्टॉक बचा ही प्रोडक्शन में से है। एक आंसर बता दें, कंप्लीट कर रहे हैं। जी एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग ऑफ FIFO? अब यहाँ एक मिनट फाइनल कर लें कि क्या अगर हम एग्जामिनर वेटेड एवरेज से करता तो हमारा आंसर यही आना था। कैलकुलेटर पकड़े, कैलकुलेटर। वेटेड एवरेज से अगर करना है तो पहले क्या चाहिए था? रेट बेटा, पहले रेट चाहिए, फिर रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रेट कैसे आएगा वो नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमें रेट चाहिए, फिर रेट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रेट का फॉर्मूला पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट लिखें कैलकुलेटर पे 172,800 प्लस वर्ड्स बोले क्या लिखना? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखें 37
24800 इज इक्वल टू, दबा दें यहाँ तक, डिवाइडेड बाय क्या करें, डिवाइडेड बाय क्या करें, हाँ जी 8000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, प्लस क्या करें, प्रोडक्शन के यूनिट्स प्लस कर दें, इट मींस टोटल कितना प्लस करेंगे, 1,04,000 प्लस करेंगे, 8,000 प्लस 96,000। क्या आंसर आ रहा है, क्या चीज आ रही है, एक रेट पर यूनिट आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स करें, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर डिफरेंट आ रहा है। तो क्या अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो तो फिर हमें ढूंढना पड़ा करेगा कि FIFO से वर्किंग करनी है या वेटेड एवरेज से, क्योंकि आंसर सेम आता है डिफरेंट हो जाता है। तो अगर बेटा ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो फिर आप वो FIFO या वेटेड एवरेज ढूंढें और अकॉर्डिंगली फिर वर्किंग करें। एक बात बस ये रह जाएगी कि अगर एग्जामिनर नाम बताए कि कौन सा मेथड यूज करना, तो फिर इंशाल्लाह जब वक्त आएगा मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ तक जो कंक्लूड हुई बात वो ये है, ए बी पे वापस आए। अगर ए और बी का ओपनिंग स्टॉक नहीं था तो हमें किसी FIFO वेटेड एवरेज की डिस्कशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओपनिंग स्टॉक्स हो जाए तो फिर आपने ढूंढना है कि एग्जामिनर FIFO कह रहा है तो अकॉर्डिंगली FIFO से वर्किंग करें, और अगर वेटेड एवरेज कह रहा है तो वेटेड एवरेज से वर्किंग करें, क्योंकि आंसर वुड नॉट बी सेम। ठीक है, तो यहाँ तक अपने फिगर्स आगे उठाएं और अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में लिखें। जी बेटा मुदस्सिर, यूनिट सोल्ड की कॉस्ट भी फाइंड आउट कर तो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल्स से कैसे आते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फिलहाल वर्किंग वैसे ही करें, बाकी डेफिनेटली वो तरीका भी है, उसकी भी जरूरत पड़नी तो है आगे जाके, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की अमाउंट निकाल सकते हैं तो यूनिट सोल्ड की कॉस्ट भी निकल सकती है। तो आऊंगा मैं उसको जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ये क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट से बताइएगा, 1172 500। ठीक है, तो नेक्स्ट बताइएगा 1946 350 और फाइनली फिगर 388 देन सर जी अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स कैलकुलेट होनी है, इसको तो सेपरेट करके पहले कैलकुलेट कर लें। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग। चलिए वाइंड अप करें जी क्वेश्चन की, तो फिगर्स तकरीबन आ गई सारी, करने देखो, कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी करेंगे। सर वर्किंग हो रही है, सॉरी मुझे बताना याद नहीं रहा। ए और बी में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में सिंपली क्लोजिंग लेस हो जाएगा, लेकिन जी में ओपनिंग स्टॉक बी है। डबल 683 250 4971 400। जी का ओपनिंग स्टॉक भी सेम रखिएगा, ओपनिंग प्लस होना 3509 600। ठीक है फिर जी कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर्स कब करना क्या है, कहाँ से माइनस करना है, तो सेल में से क्योंकि माइनस करना इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करें।
2109। अब प्लीज रिमेंबर हमारा काम प्रॉफिट लाना नहीं है, सही सॉल्व करें, जो फिगर्स आए प्रॉफिट या लॉस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करें। सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आता है प्लीज। सॉरी जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फिगर्स मिल रही है सब। जी सर, 210900 3589 160 ग्रॉस प्रॉफिट्स है और सेल्स कम है, जी में सेल कम है 506 300 नेगेटिव फिगर आ रही है, तो ग्रॉस लॉस है। ठीक है, हमारा काम मैनेजमेंट के सामने पिक्चर रखना है बिजनेस की। अब ये मैनेजमेंट का डिसीजन है कि जी को फ्यूचर में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है और उसको सेल करके पैसे कम रिकवर हो रहे हैं। ओके प्लीज, चलो आगे। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या होता है? नहीं, अदर इनकम सही तरतीब में जहन में रखें, ठीक है वो नहीं है लेकिन जहन में तो रहना चाहिए मतलब। अदर इनकम से आगे बढ़े, बल्कि अदर इनकम से याद है एक बाय प्रोडक्ट भी तो है, बाय प्रोडक्ट की रिकवरी वैल्यू यार प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट हो गई है, उसने अब दोबारा अदर इनकम में नहीं है। फाइनली सर एक लास्ट पॉइंट शायद सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की तरफ है, और सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस भी शायद एलोकेट होने हैं। ये पढ़े जरा लास्ट सेंटेंस सर, ये वाला इसमें साथ है प्लीज। जी सर, सेलिंग एडमिन एक्सपेंस है 25 लाख, लेकिन आपने क्योंकि स्टेटमेंट प्रोडक्ट वाइज बनानी है तो वो आपको लास्ट सेंटेंस में एक लोकेशन की बेसिस दे रहा है। किसको बेस बनाना है, सेल्स को या सेल क्वांटिटी को, सेल वैल्यू को या क्वांटिटी को। अब सेल वैल्यू से मीनिंग क्या होगा, सेल की अमाउंट बेस बनानी है या सेल की क्वांटिटी बेस बनानी है। मतलब अपनी स्टेटमेंट जरा देखें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का स्टार्ट देखें, तो सेल वैल्यूज नजर आ रही है आपको? सर सेल वैल्यूज नजर आ रही है सर, तो इन सेल वैल्यूज को एक मिनट जरा कैलकुलेटर प्लस करना जरा सारी। सेल वैल्यूज का सम करें, 8792 250 8560 एंड प्लस 300 3300। अब एक फिगर आ जाएगी, ये फिगर क्या है, ये टोटल सेल है। अब इसको कैसे बेस बनाया जा सकता है, सेल वैल्यू इसको बेस कैसे बनाया जाता है? मतलब एक ही सेल लेंगे आप, डिवाइड बाय टोटल सेल करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 25 लाख कर लेंगे। मेरी सजेशन ये कि इसकी भी एक वर्किंग करना, नंबर 4 एक वर्किंग में लिखा, एक ही सेल्स लेंगे डिवाइड बाय टोटल सेल लेके एक प्रोपोर्शन बन जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख रुपीस करके ए का शेयर आ जाएगा एंड रिस्पेक्टिवली बी और सी का शेयर भी आ जाएगा। तो ठीक है, वे वर्किंग शायद कैलकुलेटर में भी करके लिखी जा सकती है, लेकिन जरा एक्सप्लेन कर लें, जरा याद रहेगा। जर्नलिस्ट ने सम कर लिया सेल्स का, सेल वैल्यूज का।
ये सेल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल, टोटल बताएगा क्या? 20356 कर लें आप, कंप्लीट करें फिगर्स, मल्टीप्लाइड बाय 25 लाख। अब सॉल्व करके फाइनल करें अपनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जाकर फिगर्स लिखें। फिगर्स तो समझ आ रही ना, मतलब सॉल्व जैसे कर रहा हूँ, तो बेस बना रहा हूँ, क्लियर हो रहा? किसको बेस बनाना था, किसकी बेसिस पे एलोकेट करना था? सेल वैल्यूज। तो उसका क्या तरीका हुआ कि पहले टोटल सेल निकालना है, और उस टोटल सेल में ए का, बी का और जी का जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, उसी परसेंटेज से अकॉर्डिंगली सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस को फाइनल करना है। जी सर, जी बेटा, सेल वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू, बेटा सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस प्रोडक्शन की बेस पे होंगे या सेल की बेस पे होंगे? प्रोडक्शन की सेल या सेल की सेल? सेल की सेल। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का फिगर लिखवा देंगे आप लोग, करें पूरा नेट प्रॉफिट तक आए, बस सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो आगे एलोकेट होके आगे इन फिगर्स को यूज करें, नेट प्रॉफिट में लिखें, नेट प्रॉफिट से पहले लिखे नेट प्रॉफिट निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट निकालो। जो ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्लीज, कोई एक फिगर तो लिखवा दें प्लीज। 1079805 1051 350 368845, यही रखना, 368845। किसको बेस बना के क्या चीज एलोकेट की है? सेल वैल्यूज को बेस बना के सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस एलोकेट हुए। नहीं समझ आ रहा? ये वर्किंग लिखिए प्लीज। ये कहां से बेटा आया? बेटा प्लीज कैलकुलेटर पकड़ो, सेल वैल्यूज का सम किया बेटा। प्लीज बेटा इस तरह क्वेश्चंस ना करें, साथ साथ रहें, आप लोग तो बिल्कुल इसे सीरियस नहीं ले रहे। सेल वैल्यूज का सम करें प्लीज, क्या वो फिगर आती है? प्लीज फिगर आ गई प्लीज, 203561110। आप लोग वाइंड अप कर लीजिए प्लीज, नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट करें। जी सर, सर जी ध्यान रखें, गुस्सा यार, उसने क्या कहा है? क्या ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हुई है? लास्ट पॉइंट पढ़े, क्या 25 लाख जॉइंट कॉस्ट है? क्या 25 लाख रुपया जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन हुई है? ये तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की एक वर्किंग हुई है। उसके लिए उसने एक तरीका बताया कि सेल वैल्यूज को बेस बनाए। हमने जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन के कितने तरीके पढ़े थे? कौन कौन से तरीके पढ़े थे? यूनिट्स मेथड और सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट मेथड। ये जॉइंट कॉस्ट की बड़ा एलोकेशन तो नहीं है, ये तो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की एक फिगर है। सेलिंग एक्सपेंसेस है तो कहते हैं सेल वैल्यूज की बेस पे से एलोकेट करते हैं, तो सेल वैल्यूज की बेस पे हमने एलोकेट करते हैं। चलिए फिगर्स फाइनल करें, नेट प्रॉफिट निकालो। वर्किंग कर ली किसने? सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की रिस्पेक्टिव फिगर्स लिखाएंगे।
मैं लिख लेता हूँ बस, में से मैच करने को, एक सामने कोई बैठा हुआ मैं लिख पाऊँ। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस क्या क्या है? 1079805 1051 350 368845 एक्सपेंसेस है, लेस हो जाएंगे प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट आएगा ए का 1029195 2537 810, और ऑलरेडी लॉस था पहले भी। फर्दर एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, अब ब्रैकेट लगी हुई एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं, लॉस में एक्सपेंसेस ऐड हो रहे हैं। क्या आंसर आएगा? 875 145। प्लीज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, और जी के एंगल से पहले ग्रॉस लॉस है, देयरफॉर एक्सपेंसेस प्लस होकर नेट लॉस आ जाएगा। ठीक है, प्लीज क्लियर है? ये क्वेश्चन अगर ये फिगर्स कहाँ से आ रही हैं? प्लीज कैलकुलेटर पे आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट से सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस कंसीडर करके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज फाइनल करें। अगर हम अदर इनकम में ट्रीट करते तो उसके फिर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ना लेते, जी में ही माइनस करते, जी में ही प्लस करते, जी के एंगल से ही। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है प्लीज। चलिए सर, ये रजिस्टर का एक नया पेज निकालें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारा ख्याल काफी ज्यादा थक गए हैं। थोड़ा सा काइंडली लिख के कर लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखें, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। अगर प्लीज कोई कंफ्यूजन है तो सर काइंडली डिस्कस करके खत्म करें, अदरवाइज काइंडली नेक्स्ट पेज पे एक नई हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। ये जो हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, इसमें जब सी से जी की प्रोडक्शन हुई है तो कुछ लॉसेस की डिस्कशन आ गई थी। जी आगे थी यार, प्लीज यार क्या होगी? हेडिंग बनाए ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। There are two types of losses in cost accounting, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट अकाउंटिंग की डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉसेस की दो टाइप्स है, नॉर्मल लॉस एंड abnormal लॉस। अच्छा, यहाँ जो लॉसेस की बात हो रही है, ये भी गुड्स के एंगल से लॉसेस की बात हो रही है। एक कैश लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी लॉस हो सकता है, उस तरह बहस नहीं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कुछ जो लॉसेस हो सकते हैं उनकी बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स गुड्स की लॉसेस की बात हो रही है। मतलब खुदा ना खासा अगर कैश हमारी पॉकेट से लॉस हो जाए तो उसमें कोई नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाली बात नहीं होगी। कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 कैश पड़ा था तो 500-600 कम हो ही जाना चाहिए था, नॉर्मल लॉस, इस तरह की बात नहीं होगी। अल्लाह ना करे एक आध पैसा भी कम हो तो कैश लॉसेस नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट नहीं, इक्विपमेंट नहीं, IAS 16 नहीं, जो लोग F1 में आजकल ही पढ़ रहे हैं। बहस हो रही है गुड्स के लॉस। क्या प्रोडक्शन प्रोसेस में चीजें लॉस हो सकती हैं? क्या परचेजेज अगर की हो तो कुछ चीजें खराब निकल सकती हैं? क्या वो निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए? इसकी बहस हो रही है। गुड्स के एंगल से देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। कौन कौन से सर? नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। थोड़ा थोड़ा सा जरा पहले एक्सप्लेन करने से पहले हम इसके डिटेल अकाउंटिंग पढ़ें। नॉर्मल लॉस का मतलब होता है, ब्रैकेट में नीचे लिखें, एक्सपेक्टेड लॉस। दैट इज अनकंट्रोलेबल। अगर एक लॉस होना ही है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते,
लॉस होना ही होना है, तो ऐसा लॉस कहलाता है। एक्सपेक्टेड था, होना ही होना है, वी कांट डू एनीथिंग इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ऐसा लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? आ रहा मैं एग्जांपल्स पे आ रहा हूँ आपसे, इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, जस्ट पहले वर्ड जरा कुछ फाइनल करें। फिर नॉर्मल लॉस क्या चीज है? बुक बंद है आपकी, बुक बंद रखें, सोचना अलाउड है, बुक काइंडली बंद रखें, वहां से देखिए नहीं बताओ, बस वहां से एक बार देखिए, वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी क्या होता है वो देखिए। तो काइंडली प्लीज सोचना अलाउड है, फिर तो आप बंद कीजिए। एबनॉर्मल लॉस वो है लॉस which was not expected, which was not expected, it should be controlled। एक ऐसा लॉस एक्सपेक्टेड नहीं था, होना नहीं चाहिए था, असूलन होना नहीं चाहिए था, इसे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर सके और लॉस हो गया। एक ऐसा लॉस जो होना नहीं चाहिए था, हमें उसे कंट्रोल कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं कर सके तो फिर वो लॉस क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल लॉस। एक लॉस होना ही होना है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लॉस क्या कहलाएगा? नॉर्मल लॉस। और अगर हम कंट्रोल कर सकते थे लेकिन नहीं कंट्रोल कर सके और लॉस हो गया है, ऐसा लॉस कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अब उस तरह से हमने देखे भी नहीं हुए, फैक्ट्रीज भी ऐसा प्रैक्टिकली स्पीकिंग शायद हमें आइडिया नहीं है, तो समझने के लिए बिल्कुल आसान सी एक एग्जांपल, कभी आपने कोई बिल्डिंग घर बनते देखा हो? और सर जी देखा होगा सर, तो सीमेंट की बोरी जहन में लाया जरा, विजुलाइज करें शाम के वक्त में, सुबह के टाइम एक सीमेंट की बोरी को अगर खोला जाए ताकि उसमें से सीमेंट यूज कर लिया जाए और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो सीमेंट की बोरी को आप जितना मर्जी एहतियात से खोलें, जितनी मर्जी केयर के साथ वो सीमेंट यूज करने की कोशिश करें, क्या सीमेंट के कुछ जर्रात इधर उधर गिर के जाया हो ही जाने हैं? बल्कि अगर आप ज्यादा एहतियात करेंगे तो ये भी हो सकता है कि ज्यादा ही जाया हो जाए। जितनी मर्जी केयर कर लें, कुछ ना कुछ, इवन वो रेत जो होती है शायद, कुछ ना कुछ, वो जो कुछ ना कुछ जाया हो ही जाना है, वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग बन रही थी और 100 सीमेंट बैग्स आपने खरीद के रखे हुए थे, जैसे जैसे जरूरत पड़े इस्तेमाल हो जाए तो वो आपने खरीद के रखे हुए थे, लेकिन अगले दिन जब साइट पे दोबारा आए तो आपसे पूछे बगैर कोई ले गया, आपसे पूछे बगैर कोई ले गया और वहां कोई सीमेंट बैग नहीं पड़ा, वो भी नॉर्मल ही। असूलन आपको क्या कर लेना चाहिए था? को गार्ड रख लेना चाहिए था, लेकिन उसको बेचारे को नींद आ गई। असूलन नहीं उसे रात को सोना चाहिए था, असूलन नहीं ये जाने चाहिए थे, लेकिन अगर ये चले गए तो ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसमें कुछ इनपुट होती है, रॉ मटेरियल की इनपुट होती है इसमें, और फिर उस इनपुट के रिजल्ट में आउटपुट्स बनती हैं। तो समटाइम्स कुछ एवेपोरेशन लॉसेस ये हीटिंग की वजह से होने ही होने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हुए केयर नहीं की जा सकी और एम्प्लॉयज ने मिस हैंडलिंग की वजह से कुछ रॉ मटेरियल ज़ाया कर दिए, तो वो नहीं होना चाहिए था, वो वाला रॉ मटेरियल का लॉस क्या कहलाएगा? अब नॉर्मल कहलाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने कुछ चाइना से चीजें इंपोर्ट की हैं, तो रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट किए 100 kgs फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, आपको पता था कि चाइना से चीजें आ रही हैं, देयरफॉर 5-7 kg तो लॉस हो ही जाना है, खराब निकलना ही निकलना है। लेकिन सपोज 10 kgs खराब निकला है, तो जो 5-6 kgs आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो कौन सा लॉस होगा? नॉर्मल। और जो उससे ऊपर हो गया होगा वो फिर एबनॉर्मल का है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस मींस लॉस एक्सपेक्टेड था, हम उसे कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। और एबनॉर्मल लॉस क्या है? एक्सपेक्टेड नहीं था, कोशिश कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम कोशिश के बावजूद
या नेग्लिजेंस की वजह से हम कंट्रोल नहीं कर सके, ऐसे लॉस को फिर बोला जाता है एबनॉर्मल लॉस। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है? आई कैप एग्जाम हॉल जरा ध्यान में लाए, मेरे जैसे स्टूडेंट बगैर पढ़े अगर वहां पहुंच जाए तो ये नॉर्मल सिचुएशन होगी कि पेपर उसे फ्रेंच लैंग्वेज में या जर्मन लैंग्वेज में महसूस होगा। लेकिन आप जैसा अगर नौजवान 100% तैयारी करके चला भी जाए तो ठंडे दिल से जरा सोचिएगा, एक आध सवाल इवन देन किसी ऐसी जुबान में ही महसूस होता है जो समझ से बाहर होती है, तो एक आध सवाल कौन सा लॉस कहलाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता 100% तैयारी करने के बावजूद एक दूसरा सवाल भी ना हो, तीसरा भी ना हो, तो वो एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हो ही जाए तो फिर वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं कहलाएगी, वो एबनॉर्मलिटी की तरफ चली जाएगी। अब मेरा ख्याल है बात सही समझ आ गई होगी। अब आ जाए आपसी की तरफ और कुछ फिगर्स की बेस पर वर्किंग शुरू करते हैं। एक एग्जांपल बना दो, अब प्लीज सब कुछ लिख के करें। ये पेज जो इस वक्त हम बना रहे हैं, ये 2-3 पेजेस ऐसे हैं जो काइंडली आगे काफी यूज होने हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ लिख के करना है, मैं बार बार आपको याद करवा सकूँ कि फलाने पेज पे और इधर है और इधर। एग्जाम्पल लिखा है, लेट्स अज्यूम जी, बस उसके बाद खत्म। अब नीचे एक लाइन लिखो बस, तो दरमियान में सेग्रीगेशन नहीं, बस बिस्मिल्लाह पढ़ो। लेट्स अज्यूम 1000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल आर इंपोर्टेड। इंपोर्ट मींस पाकिस्तान से, बाहर से कहीं से खरीदा। एक्सपोर्ट किसे कहते हैं? पाकिस्तान से बाहर अगर चीजें बेच के। लेट्स अज्यूम हमने बाहर से परचेज की, इंपोर्ट पाकिस्तान से बाहर से, एट द रेट ऑफ 500 पर यूनिट। नेक्स्ट लाइन इसी के साथ मतलब नेक्स्ट सेंटेंस, इट वाज एक्सपेक्टेड that 5% units will be of no use. It was expected that 5% units will be of no use. In bracket में जरा लिखना, suppose actual loss is 50 units. कैलकुलेटर पकड़िए, कितने यूनिट्स इंपोर्ट हुए, क्या एक्सपेक्टेड था, 5% मल्टीप्लाई करें, क्या 50 यूनिट्स लॉस एक्सपेक्टेड था? आखिरी ब्रैकेट पढ़े, आखिरी ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, क्या उतना ही लॉस हुआ जो एक्सपेक्टेड था? क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्या इससे कम भी हो सकता है? ये सब पॉसिबिलिटीज अपनी जगह है। पहला सिनेरियो जो हमारा बन गया, उसमें सिचुएशन क्या बन गई है, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस। नहीं, नॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेड लॉस। तो नॉर्मल लॉस मींस एक्सपेक्टेड लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस। आपने जब भी वर्किंग की है 1000 to 5%, ये क्या किया आपने? आपने कौन सा लॉस निकाला? 1000 into 5% करके आपने कौन सा लॉस निकाला है? आपने कौन सा निकाला है? आपने एक्सपेक्टेड निकाला है, नॉर्मल निकाला, नॉर्मल एक्सपेक्टेड है, और मैंने ब्रैकेट में कौन सा लिखा है? तो क्या किसके बराबर है? सही वर्ड्स करें, हमेशा नहीं, इस पर सिनेरियो में नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस। मींस 50 यूनिट्स is equal to 50 units. 1000 into 5%, 50 units is equal to actual 50 loss. Any confusion in this data? अब एक वर्किंग के बाद कितने यूनिट्स आपने खरीदे? अच्छा 1 सेकंड जरा पेशेंस, अभी बाद में लिखेगा।
कितने यूनिट्स आपने परचेज किए? 1000। एक यूनिट की कॉस्ट क्या थी? 500। आपकी टोटल इंपोर्ट मींस टोटल परचेज कितने की थी? 5 लाख। कर ले 100, 1000 × 500। आपने कितने यूनिट्स परचेज किए हैं? 1000। एक यूनिट की कॉस्ट मैंने क्या लिखी थी? तो आपकी टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ दिस कंसाइनमेंट इज 5 लाख रुपीस। लिख लें नेक्स्ट लाइन में फिगर्स लिख, मैं साथ साथ तरतीब से चलिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा अंडरस्टैंड करें यहाँ। अब क्या बेटा, हमें 1000 यूनिट्स परचेज करते हुए ये पता था कि 5% लॉस यूनिट्स होंगे? तो 5% मींस हमें पहले से एक्सपेक्टेड था कि 50 यूनिट्स जाया होंगे, उनका हमें कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं देयरफॉर कह सकता हूं कि ये जो 5 लाख रुपए है, यकीनन हम 1000 यूनिट्स का दे रहे हैं, 1000 यूनिट्स का दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें पहले ही पता था कि ये 5 लाख रुपया हम 950 गुड यूनिट्स का दे रहे हैं? 950 बीच में कहां से आ गया? 1000 इंपोर्ट किया, 5% हमें एक्सपेक्टेड था लॉस होगा, तो 1000 इंपोर्ट करेंगे, हमें पता था 500 रुपए का एक यूनिट है, 5 लाख रुपया कॉस्ट आनी है, 5 लाख रुपया यकीनन हम 1000 यूनिट्स के अगेंस्ट पे कर रहे होंगे, लेकिन अगर 5% मींस 50 यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे कि लॉस होंगे, तो क्या फाइनली 5 लाख रुपया हमने 950 गुड यूनिट्स का दिया है? तो फिर आप पहले ही 950 खरीद लेते। तो आई होप कि कोई इस तरफ नहीं जा रहा, अगर 950 खरीदेंगे तो उसका 5% लॉस होता है। तो अगर हमें 950 गुड चाहिए होंगे तो हमें 1000 खरीदने पड़ेंगे। अब नॉर्मल लॉस पड़ा वो लॉस होता है जो एक्सपेक्टेड है, जो होना ही होना है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। देयरफॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आप एक लॉस को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उसने होना ही होना है, तो फिर डेफिनेटली अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो उसकी टेंशन भी शायद लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर टेंशन लेंगे भी तो उसका फायदा कोई नहीं है। हमें किन लॉसेस की टेंशन लेनी चाहिए जो नहीं होने चाहिए थे और हो गए हैं, पता चलना चाहिए उसकी वजह से नुकसान कितना हो गया। अब ये वो लॉस है जो होना ही होना था, हम कर ही कुछ नहीं सकते, तो टेंशन का कोई फायदा नहीं। तो पहला पॉइंट जो आपने यहां से ऑनवर्ड याद रखना है, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू द नॉर्मल लॉस। क्या इस पे कॉस्ट इंकर नहीं होती या उसको एलोकेट नहीं होती? कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस। इस तरह का सेंटेंस कभी आपने वैसे सुना पहले? कुछ बाय प्रोडक्ट जैसी बात होने लगी। तो सिंपली क्या होता है, 5 लाख रुपया यकीन 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ फाइनली ये 5 लाख रुपए जो है 950 यूनिट्स की गुड 950 गुड यूनिट्स की कॉस्ट रह गई, 950 गुड यूनिट्स की कॉस्ट रह गई है। तो डिवाइड बाय 1 सेकंड करें जरा 950, 5 लाख डिवाइड बाय 950 की प्लीज कीजिएगा। एक आंसर आपके पास आएगा, प्लीज बता दें। जब भी आंसर पॉइंट्स में जाएगा तो हम बस 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ करके बात बिल्कुल खत्म कर देंगे। प्लीज क्या आंसर आ रहा है सर? 526.31 पर यूनिट एक आंसर आ रहा है। प्लीज, हमारा पर यूनिट का कॉस्ट का खर्चा था 500 रुपीज। ये अच्छा वाला 500 रुपया 526.31 रुपीज क्यों हो गया है? किसकी कॉस्ट कहाँ चली गई है? किसकी कॉस्ट किन यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो गई है? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में अब्सॉर्ब। अगर मैं 5 लाख डिवाइड बाय 1000 करता तो 500 आंसर आना। कर ले, करके देखो। 5 लाख प्लीज डिवाइड बाय 1000 1000 1000 एक दफा 1000 कीजिएगा, मैंने काफी दफा बोल दिया। लेकिन अगर मैं 50 यूनिट्स को इग्नोर कर रहा हूं, मैंने बेस में क्या किया है, मैंने बेस में सिर्फ कौन से यूनिट्स कंसीडर किए हैं जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। मैंने कौन से यूनिट्स इग्नोर कर दिए हैं क्योंकि उन पे कॉस्ट एलोकेट ही नहीं होनी। मैंने सिर्फ किन यूनिट्स को कंसीडर किया तो मेरा रेट बढ़ क्यों गया? जब मैंने सिर्फ गुड यूनिट्स को कंसीडर किया तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट भी
रिमेनिंग गुड यूनिट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है। बात मेरी कुछ समझ आई है सर? तो यहाँ से वर्किंग एक लिखना है, फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक सेंटेंस बना लीजिए। एक एब्जॉर्ब मैं वर्ड बोल रहा हूँ, एब्जॉर्ब का मीनिंग समझ आ रहा है? एब्जॉर्ब, जज्ब, किसकी कॉस्ट किस में जज्ब होगी? नॉर्मल लॉस यूनिट्स की कॉस्ट रिमेनिंग गुड यूनिट्स में एब्जॉर्ब। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को मैं कॉस्ट एलोकेट क्यों नहीं कर रहा? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर पकड़, कितने यूनिट्स में नॉर्मल लॉस कर रहा है? 50 इंटू 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 500 करना है। 25,000 एक आंसर आएगा क्या? इस 25,000 रुपए को गौर से देख 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 के सुबह दोपहर शाम टेंशन लें? अगर इसे देखते रहेंगे तो इसका फायदा क्या? इसको हम कंट्रोल कर सकते थे सर? तो ऐसे इसकी टेंशन लेने की बजाय हमने क्या किया? इसको देखना ही छोड़े, इसको छोड़े और बस जो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह कह के इस बात को हजम क्यों कर लें? क्योंकि ये तो होना ही होना था। और सिंपली क्या कंसिडर करें? जो यूनिट्स रिमेनिंग बच गए हैं उनकी पर यूनिट कॉस्ट को अकॉर्डिंगली कैसे फाइंड आउट कर लें? टोटल कॉस्ट लें और डिवाइड बाय सिर्फ वो यूनिट्स कर लें जिन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है। प्लीज वर्ड्स क्लियर है मेरे? प्लीज वर्ड्स क्लियर है सर मेरे? नेक्स्ट लाइन लिखें। कॉस्ट इज, बल्कि इसका सॉरी एक हेडिंग बना लो, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस। Cost is not allocated to normal loss. Its cost is absorbed by remaining units. Its cost is absorbed by remaining units. ये ठीक है, अभी सिर्फ गुड इसलिए ना लगाएगा, एक बात और बीच में आएगा, फाइनल सेंटेंस बन जाएगा। सिर्फ गुड वर्ड ना ही लगाएगा, मैंने भी जानबूझ के नहीं लगाया। फिलहाल डेफिनेटली रिमेनिंग का मतलब यहाँ क्या है? यहाँ रिमेनिंग गुड यूनिट्स, लेकिन समटाइम्स एक बात और भी बीच में हो सकती है, फिर वो सेंटेंस कॉम्प्रिहेंसिव यही रहेगा। ये एक नजर देख लें फिगर्स, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इट मीन्स अगर कोई नॉर्मल लॉस है तो नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को हम इग्नोर करके अपनी पर यूनिट वर्किंग किया करें। ओके सर, नेक्स्ट लाइन लिखा। सेकंड पॉसिबिलिटी कैन बी, तरतीब में चलते रहे, इफ नॉर्मल लॉस हैज अ रिकवरी वैल्यू। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ में बेटा। इफ नॉर्मल लॉस हैज अ रिकवरी वैल्यू, इसका क्या मतलब है? नॉर्मल लॉस हैज अ रिकवरी वैल्यू, ये जो 50 यूनिट्स है, सेम एग्जांपल उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 50 यूनिट्स हैं, क्या ये पॉसिबल होगा, हो सकता है कि इनको बेच के कुछ कमाया जा सकता हो? एक सिचुएशन तो ये है कि इनका कुछ भी नहीं होना, बस इनको फेंकना है, तो कॉस्ट इन्हें एलोकेट होनी नहीं, रिकवरी वैल्यू इनकी है नहीं, देन तो ये कंप्लीट इग्नोर हो जाएंगे जैसे अभी हमने कर दिया। लेकिन अगर इनकी कोई रिकवरी वैल्यू हो तो क्या फिर उसे कंसिडर करना चाहिए? क्या पैसे आने की बात हो रही है, जाने की? रिकवरी ऑफ नॉर्मल लॉस। तो लेट्स अज्यूम, लिखें नेक्स्ट लाइन। above 50 units normal loss, above 50 units of normal loss, ऊपर एग्जांपल से कंटिन्यू कर रहा हूं। has the recovery value of have a recovery value of
rupees 100 each. Let's assume above 50 units of normal loss जो ऊपर थे normal loss के units. Suppose उनकी recovery value per unit 100 each थी. कितने units है normal loss के? Total recovery value लिखना. Total recovery value is equal to 50 into 100, 5000. अब सेम एग्जांपल है, ऊपर से जो डाटा हमने लिखना शुरू किया हुआ, सिर्फ इसमें वेरिएशन एक बीच में क्या ऐड कर रहा हूँ कि जो नॉर्मल लॉस के 50 यूनिट्स है, सपोज उन्हें 5000 रुपीज पे फाइनली बेचा जा सकता है. कुछ हेल्प करेंगे अब वर्किंग ऑफ पर यूनिट कैसे करें? कितने की टोटल परचेज थी सर? 5 लाख रुपए की. 5 लाख रुपया कैश इनफ्लो था या आउटफ्लो था? आउटफ्लो था सर जी, कैश आउटफ्लो. क्या 5 लाख रुपया कॉस्ट हमने पे करनी थी परचेज के अगेंस्ट? अब कितने यूनिट्स उसके अगेंस्ट आए? 1000 में से नॉर्मल लॉस कितना निकला? 50 निकला. उसे कॉस्ट एलोकेट करनी है, लेकिन अगर उसकी कोई रिकवरी वैल्यू है, मींस पैसे आने हैं, तो उसका फिर क्या होना चाहिए? सिंपली नेट ऑफ हो जाना चाहिए. अब जब बाय प्रोडक्ट हमने पढ़ा था, प्लस हो जाना चाहिए माइनस हो जाना चाहिए? जब बाय प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी तो उसके तो 2 ट्रीटमेंट्स है. उसकी रिकवरी वैल्यू के कौन कौन से हैं? अगर इनकम बना लें, प्रोडक्शन कॉस्ट में से नेट कर लें. लेकिन बेटा यहाँ के 2 ट्रीटमेंट्स नहीं, यहाँ सिंपली एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज कि इसे नेट ऑफ कर लें फ्रॉम द परचेज कॉस्ट अगर परचेजेस में से नॉर्मल लॉस हुआ है, और प्रोडक्शन कॉस्ट अगर प्रोडक्शन में से नॉर्मल लॉस हुआ. अगर चीजें खरीदी हैं और नॉर्मल लॉस हो गया है तो परचेजेस की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, और अगर यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लॉस हो गया तो प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस कर देंगे. एक एंट्री जरा सुने मेरी, कैश डेबिट परचेज कॉस्ट क्रेडिट अगर परचेजेस में से हुआ है, और परचेज कॉस्ट की जगह प्रोडक्शन कॉस्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कोई नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, तो सिंपली इसे डिडक्ट करना है फ्रॉम द परचेज कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट विच एवर इज द केस इन द क्वेश्चन. तो माइनस कितना हो गया प्लीज? 5000 डिवाइडेड बाय, बस बोल दें डिवाइडेड बाय क्या करूं? रिमेनिंग यूनिट्स. आंसर निकल 521.05. ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये फाइनली सर जी नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट मुझसे सुना जी. एक सेकंड, मैं 2 सेंटेंस जरा बोल दूं. नंबर 1, कॉस्ट इज नॉट एलोकेटेड टू द normal loss. Number 2, if it has some recovery value, it is adjusted from purchase cost or production cost, whichever is the case, means purchases में से है या production में से. बाकी भी ये जो मैंने सेंटेंस बोलने हैं इसको फिर फाइनली एक समरी फॉर्म में लिख लेंगे, जरा नॉर्मल नॉर्मल पूरे हो जाए, फिर एक फाइनल 2-3 लाइनों में इनके एक समरी से लिख लेंगे. जी आप कुछ कह रहे थे? 25,000 रुपीज का हुआ कॉस्ट, लेकिन वो तो होना ही था. उसको तो क्या उसी के साथ नेट ऑफ हुआ? 5 लाख के अंदर 25,000 है, 5 लाख रुपए के अंदर 50 यूनिट्स की 25,000 की कॉस्ट है, उसी से नेट ऑफ हो जाएगा. लेकिन उस 50,000 को अगर हमने कैलकुलेट भी किया है तो कैलकुलेट करके अलग नहीं रखना. ये अपने नसीब मान लेने हैं कि हमारा नसीब ही ये था कि 5 लाख का खर्चा 950 यूनिट्स का है. हाँ, अगर 5,000 रुपया रिकवर हो रहा है तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कह के रिकवर कर लें. इट मींस 4,95,000 इज नाउ द नेट कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ 950 यूनिट्स. अगर ये 5,000 ना होता तो 5 लाख डिवाइड बाय 950 हो रहा था, लेकिन इस 5,000 की वजह से क्या कुछ परचेज कॉस्ट रिड्यूस हो गई है? हमने 5 लाख दिया, 5,000 रिकवर हो गया, तो नेट परचेज कॉस्ट डिवाइड बाय रिमेनिंग यूनिट्स. अब आप एक काम जरा करें, जरा स्टार्ट से एग्जांपल देखें. एक यूनिट था कितने का वैसे इनिशियली?
500 का। ये फर्स्ट वर्किंग में 526 क्यों हुआ था? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट रिमेनिंग यूनिट्स में एब्जॉर्ब हुई, ये फाइनली 521 क्यों रह गया? अब रिकवरी वैल्यू लेस होने से ये कम हो, ठीक है? ठीक है सर। अब यहाँ तक बड़े एग्जांपल खत्म कर दें, एक लाइन से लगा दें। पहले एबनॉर्मल लॉस को भी अलग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक लास्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें नॉर्मल एबनॉर्मल मिक्स करते हैं। एक और इसी तरह की एग्जांपल जरा मिलती जुलती एक और दोबारा बनाएं। परचेज ऑफ 1000 units at the rate of 500 per unit. No loss was expected. However, actual losses $40 units. No loss was expected. However, actual losses 40 units. जी सर, पहले तो ये दो दूसरी और तीसरी लाइन है, इसको देख के बताएं कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस? नो लॉस वाज एक्सपेक्टेड. What is the quantity of normal loss? What is the quantity of actual loss? What is the quantity of actual loss? Is this actual loss normal loss or an abnormal loss? Expected नहीं था, हो गया. और अगर expected नहीं था और हो गया, तो unexpected loss is called as abnormal loss. ये जो मैंने 40 इन की है, ये कौन सा लॉस हो गया? So it is abnormal loss. This actual loss is now. This actual loss is abnormal loss because it was not expected. अब डेफिनेटली एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि 30 यूनिट्स नॉर्मल लॉस था और 40 लॉस हो गया, हो सकता है सर? सर जी हो सकता है, एक्सपेक्टेड भी और एक्चुअल ज्यादा हो जाए, तो उस पर आना इंशाल्लाह भी नहीं। इस वक्त मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेड नहीं था, देयरफॉर जो भी है वो कौन सा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है सर? अब आप यहाँ तक ये जरा देखें जरा डाटा और आप बताएं, क्या अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है? क्या जो लॉस नहीं होना चाहिए था और हो गया है उसको सामने नजर आना चाहिए, और क्या जिसकी फिर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है उसको को पेनलाइज भी होना चाहिए, या इसको भी इग्नोर हो जाना चाहिए? नॉर्मल लॉस को क्यों इग्नोर हो जाना चाहिए? इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता था, उसने होना ही था, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को तो कंट्रोल होना चाहिए था। अगर ये कंट्रोल नहीं हो सका तो किसकी नेग्लिजेंस की वजह से नहीं हो सका, फिर उसको आइडेंटिफाई भी होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए उसकी नेग्लिजेंस की वजह से फिर हमें नुकसान कितना हो गया है। तो क्या एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट की जाती है? क्या ख्याल आप लोगों का, की जानी चाहिए बल्कि पूछना चाहिए? तो देन सर इसकी वर्किंग एक मिनट सुनेगा, पहले सुनिएगा। 5 लाख रुपया टोटल कॉस्ट है, आप बताएंगे डिवाइड बाय क्या करो? डिवाइडेड बाय 950 कर देता हूँ। 950 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? बल्कि यहाँ तो शायद 950 होना ही नहीं चाहिए, यहाँ 950 की तो बहस ही नहीं है। टोटल यूनिट्स कितने? 1000 और लॉस्ट यूनिट्स कितने? तो 960 कर देता हूँ। 960 करने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? 40 यूनिट्स की कॉस्ट भी 960 में आ जाएगी और देयरफॉर फिर वो नजर नहीं आएगी, इसी में अब्जॉर्ब हो जाएगी। रिमेनिंग यूनिट्स में ही नॉर्मल सब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी अब्जॉर्ब हो जाएगी, जो नहीं होना चाहिए, अलग नजर आना चाहिए। देयरफॉर आपका क्या ओपिनियन है, क्या करूं मैं? अगर इस तरह कर दूं 1000 की जगह, तो इस तरह इसलिए कर रहा हूं, इस 5 लाख में अब 960 यूनिट्स की कॉस्ट भी है और 40 की भी है, ऑब्वियसली 1000 यूनिट्स की कॉस्ट, ठीक है? ठीक है सर। देयरफॉर डेफिनेटली अगर हम इस तरह करेंगे
तो आंसर वही 500 पर यूनिट आना। आप अभी नहीं लिखेगा प्लीज। मैंने बेस में 960 और 40 से डिवाइड करके इसलिए लिखा है ताकि जरा स्पेसिफिकली नजर आ जाए कि हम 960 यूनिट्स में भी कॉस्ट एलोकेट करना चाह रहे हैं और 40 पे भी करना चाह रहे हैं। आंसर 500 आ गया सर। अब जरा नेक्स्ट वर्किंग देखिएगा। अब मैं अगर फाइंड आउट ये करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो सजेशन दे क्या करूँ? 440 मल्टीप्लाई 500। और अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि रिमेनिंग यूनिट्स की कॉस्ट कितनी है, तो उसके लिए क्या करूँ? 960 इंटू 500। इट मीन्स 960 यूनिट्स के अंदर इन 40 यूनिट्स की कॉस्ट का कोई हिस्सा भी नहीं जाना चाहिए। एक मिनट फिगर बताइए जरा। व्हाट इज 20,000 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? ठहर जाए। क्या एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं? सर जी कर रहे हैं सर। अगर बड़ा कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं तो क्या किसी कोई डबल एंट्री भी होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? इस 20,000 लॉस की कोई एंट्री सोचनी है जरा। नहीं वर्ड्स ये वाले वर्ड्स रहने दे। लॉस डेबिट ठीक है, बाकी ठीक है, साथ एबनॉर्मल लगाना है वो लगा लेंगे। लॉस डेबिट ठीक है सर। किस चीज से लॉस हो रहा है? फिलहाल मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, परचेजेस से हो रहा है, तो पूरी डबल एंट्री क्या बनेगी? लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अगर यही प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हो जाए तो लॉस डेबिट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट परचेजेस कॉस्ट की जगह। यहाँ तक आ रहे, फिर एक एंट्री लिखते। क्यों एलोकेट कर रहे हैं नॉर्मल लॉस का कॉस्ट? ताकि ये अमाउंट नजर आए और हमें डिस्टर्ब करे और देयरफॉर हम मजबूर हो जाए इसे इन्वेस्टिगेट करने पे, और फिर उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाए जिसने कंट्रोल करना था और वो कंट्रोल नहीं कर सका, तो उससे फिर पूछा जाए कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन नॉर्मल लॉस की कॉस्ट देख देख के ऐसे ही अपना ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने की जरूरत क्यों नहीं है? नहीं मतलब लॉजिकली बात समझ आ रही मेरी? किसको मैंने कॉस्ट एलोकेट नहीं की थी? नॉर्मल को। लेकिन अब नॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट कर रहा हूं ताकि ये लॉस हमें नजर आए कि कितना नुकसान हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। ये एंट्री लिखे इसकी। अब नॉर्मल लॉस डेबिट, abnormal loss debit abnormal loss debit परचेजेस से कोई कंफर्टेबल है सारा? परचेजेस मींस परचेजेस कॉस्ट। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्शन के दौरान अगर ये वेस्ट हो रहा है तो abnormal loss debit प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट। प्रोडक्शन कॉस्ट किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से फिर क्रेडिट होना चाहिए। एक सेकंड, एंट्री लिख के अब अपने जेन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लगाएंगे। एबनॉर्मल लॉस आपको कहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में नजर आएगी फिगर? सर जी लॉस कहीं नजर आना चाहिए सर। नहीं डेबिट सर जी, डेबिट 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 डेबिट। ये लॉस कहीं नजर आना चाहिए सर। कहाँ नजर आना चाहिए? एक्सपेंसेस में कहाँ नजर आना चाहिए? कॉस्ट सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, अदर इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सब में एबनॉर्मल लॉस नजर आना चाहिए, डेबिट लॉस सर। सेकेंड इफेक्ट कहाँ लेस नजर आना चाहिए? परचेजेस में से। और अगर प्रोडक्शन में से हुआ था तो प्रोडक्शन कॉस्ट में से लेस होना चाहिए। तो क्या ये एंट्री एट कॉस्ट है या एट रिकवरी वैल्यू? ये एट कॉस्ट, कॉस्ट एलोकेट हुई हुई है। तो एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट एलोकेट की जाती है ताकि अनएक्सपेक्टेड लॉस की अमाउंट पता चले। ये मेरी बात सबको समझ आई है प्लीज? ये लॉस का डेबिट इफेक्ट कहाँ जाना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। और सेकंड इफेक्ट परचेजेस वाला कहाँ जाना है? वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कहीं परचेजेस वगैरह में एडजस्टमेंट होगी, लेकिन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बस ठीक है। नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स असल में बिजी हैं पढ़ने में। पिछले तकरीबन 40 मिनट से
फुल बिजी जी। एनी कंफ्यूजन है जो मैंने बातें की? बहुत टाइम है सर, मुझसे पूछेगा सर, कभी खाया टाइम मुड़ के देखा सर, वही है जो मोबाइल पे। नेक्स्ट लाइन में लिखा, इफ इट हैज सम, जी बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉसेस आते हैं। लॉसेस कहाँ आते हैं सर, आप बताएं सर मिस्टर अरहम, लॉसेस कहाँ आते हैं? बेटा 2 दफा लेस हो जाएगा, ये क्या बात होगी? काइंडली सब रुक जाइए जरा प्लीज, टेक लगाइएगा जरा। क्या आपको पता है हर ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट्स होते हैं? हर डबल एंट्री की वजह 2 इफेक्ट्स होते हैं। अगर लोन लिया बैंक से तो एंट्री बना नहीं, असल में ये जो 2 दफा लेस हुई है असल में प्रॉब्लम है। 2 दफा लेस नहीं बेटा हो रहा, 2 दफा लेस जो है ना ये मुनासिब वर्ड नहीं है। ये नॉर्मल लॉस डेबिट कहाँ जाना है? ये एज एन एक्सपेंस, एक्सपेंसेस में प्लस होना, वो हम ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि ग्रॉस प्रॉफिट से लेस हो। क्या इसने एक्सपेंसेस में भी लेस होना है? बेटा एक्सपेंसेस में प्लस होना है और परचेजिंग से लेस होना। वो ठीक है, जब एक्सपेंसेस में प्लस हो जाएंगे तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे, फिर उसे ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि प्रॉफिट में से लेस हो। तो प्लीज ये वाली बात, पहली बात की गलत है कि दोनों लेस हो। लॉस डेबिट होके बढ़ रहा, परचेजेस क्रेडिट होके कम हो। बाकी हर चीज की डबल एंट्री है। अगर लोन लें फॉर एग्जांपल, कैश डेबिट है, लोन क्रेडिट है, 2 इफेक्ट्स ही होंगे। एक सेकंड एंट्री बना जरा, लोन वाली एंट्री जो है कैश डेबिट, इस एंट्री का सारा इफेक्ट कहाँ होगा? कैश एसेट्स में, लोन लायबिलिटीज में। तो असल में शायद आपको कंफ्यूजन ये हो रही है कि इसके दोनों इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आ रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में प्लस होना है और परचेजेस कहाँ होनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स में वहां लेस होनी है। तो बेटा ये तो डबल एंट्री की वजह से ऐसे है, वरना एक अमाउंट जो है वो प्लस हो रही है, लॉसेस की फिगर एक्सपेंसेस में प्लस हो रही है और परचेजेस में से लेस हो रही है। ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब नॉर्मल लॉस डेबिट का मतलब क्या है? एक्सपेंस बढ़ा है कम हो रहा है? लेस नहीं हो रहा, एक्सपेंसेस बढ़ के फिर प्रॉफिट में से कम हो। ठीक है, बात क्लियर मेरी? ये अरहम साहब आप बताइएगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बजाय फिर कहाँ होना चाहिए लॉस? जिस तरह लॉस ऑन डिस्पोजल वगैरह होते हैं वो सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस में ही होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जी फाइन एनी कंफ्यूजन? ये नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इफ abnormal loss has the recovery value, if abnormal loss has a recovery value, पहले तो ये मैंने लिखा इसका मीनिंग बता, क्या सेल हो रहा है? अभी जो 40 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस हुए थे, पॉसिबल है कि इन्हें बेच के कुछ हासिल किया जा सके। तो अगर कुछ बेच के इन्हें मिल जाए तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? लेकिन एक लाइन पहले लिखना, लेट्स अज्यूम रिकवरी वैल्यू इज, अमाउंट एक लाइन, लेट्स अज्यूम रिकवरी वैल्यू इज 4000 रुपीज। मतलब ये जो ऊपर हमने नॉर्मल लॉस अज्यूम किया है उसकी सपोज रिकवरी वैल्यू है 4000। 20,000 क्या है और 4,000 क्या है? 20,000 नॉर्मल लॉस की कॉस्ट है, ये हमारा नुकसान है। और 20,000 रुपीज का नुकसान हुआ है 40 यूनिट्स वेस्ट होने की वजह से। ये 4,000 क्या है? इन 40 यूनिट्स को बेच के हम 4,000 रुपया कमा सकते हैं। ठीक है सर, इसकी अब एंट्री आपने करवानी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाली बात शायद आपको जिंदगी में पहले ही पता हो। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स इग्नोर दिस स्टोरी, लेट्स अज्यूम अगर कोई स्टॉक लॉस हो जाए तो कोई एंट्री बताएगा? स्टॉक लॉस हो जाए सर, लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट, ना करें सर, लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट। शायद आपने सुना हो ये स्टॉक समटाइम इंश्योरेंस इनकी होती है। अगर स्टॉक के लॉस के अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस क्लेम रिकवर होना हो तो फिर एंट्री क्या होगी? कैश या रिसीवेबल डेबिट,
क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलने से लॉस कम हो जाएगा? लॉस होने से क्या एंट्री होगी? लॉस डेबिट स्टॉक क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज है, आपने इन स्टॉक के यूनिट्स को इंश्योर करवाया हुआ था, इंश्योरेंस का तो कॉन्सेप्ट है ना यार, और इंश्योरेंस कंपनी से सपोज 8,000 रिकवर हो गए, अगर ये इंश्योरेंस क्लेम ना मिलता तो आपका लॉस कितना था? 10,000। इंश्योरेंस क्लेम मिल जाने के बाद आपका लॉस रह जाएगा 2,000। 8,000 मिलने के बाद कितना नेट लॉस रह जाएगा? तो 8,000 की फिर एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट लॉस क्रेडिट। क्या कैश मिलने से लॉस रिड्यूस हो जाएगा? बिल्कुल उसी तरह सीधा देखें, कितने रुपए का नुकसान हुआ था मैं, लेकिन अगर 4,000 रुपया इसको सेल करके हमें रिकवर हो रहा है, तो इस 4,000 की फिर एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट। कितने से? 4,000 से। और नेट लॉस फिर कितना रह जाएगा? फिर वो जो नेट लॉस 16,000 रह जाएगा, वो आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगा। अगर रिकवरी वैल्यू नहीं है तो 20,000 का पूरा लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगा, और अगर रिकवरी वैल्यू है तो रिकवरी वैल्यू फिर नेट ऑफ हो जाएगी किस एंट्री से? एंट्री बोल रहा हूँ, बोल दे प्लीज, बोल दे। कैश डेबिट एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट, लिखें। ये एंट्री लिख ली? एंट्री लिखिए सर। आफ्टर दिस एंट्री एक लाइन लिखे ना, आफ्टर दिस एंट्री नेट लॉस ऑफ रुपीज, बताएंगे नेट लॉस ऑफ रुपीज, नेट लॉस ऑफ रुपीज 16,000, 20,000 माइनस 4,000, नेट लॉस ऑफ रुपीज 16,000 will appear in operating expenses in profit and loss. Net loss of rupees 16,000 will appear in operating expenses. कैश के मिलने से आपका लॉस कम हो जाए, अगर ये कैश ना मिलता तो आपका लॉस कितने रुपीस का था, और इस कैश के मिलने के बाद आपका लॉस रह गया है 16,000। इसमें चार्जिंग कैपेसिटी यहाँ से डिवाइस की इधर लगी हुई है, इसकी चार्जिंग केबल एक होगी, देख लेते इधर क्यों पड़ रही है बारीक सी केबल। आप सर इधर फोकस करें सर। अब नॉर्मल लॉस की नॉर्मल लॉस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो जरा मेरे से 2 लाइंस में पहले सुने, और फिर इसको इंशाल्लाह लिख के ही डिस्कस करते हैं फाइनली। क्या कॉस्ट एलोकेट होती है नॉर्मल लॉस को? Cost is allocated to the abnormal loss. Number 2, if it has some recovery value, it is deducted from cost of abnormal loss. It is deducted from cost of abnormal loss. बाकी रह नॉर्मल लॉस की तरफ ऊपर ऊपर अपने पास ना करें बेटा प्लीज। नॉर्मल लॉस के एंगल से पहला सेंटेंस क्या है? कॉस्ट इज एलोकेटेड टू नॉर्मल लॉस। Cost is not allocated to normal loss if it has some recovery value. It is deducted from cost of purchase. Cost of purchase या cost of loss? Cost of purchase या cost of production, whichever is the case. लेकिन अगर abnormal loss की कोई रिकवरी वैल्यू भागते जाए नीचे नीचे 5 लाख से लेस कर रहे हैं, abnormal loss की रिकवरी वैल्यू 5 लाख रुपए से लेस हो रही है या 20,000 मींस कॉस्ट ऑफ लॉस से लेस हो रही है। सही है सर। एक लास्ट थोड़ा सिनेरियो देख लें, फिर दोनों को जो मैंने बातें की आपके सामने समराइज फॉर्म में लिखना चाहिए। ये ठीक है बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? एक और लाइन इसके नीचे लगा दो, एक लास्ट
एग्जाम्पल, पेशेंस प्लीज है, टाइम है, पेशेंस काइंडली, जहां जहां देखेंगे वहां वहां देख के टाइम नजर आएगा। जी सर, नॉर्मल लॉस को कॉस्ट कितनी एलोकेट हुई है? तो जीरो की बड़ा क्या एंट्री होगी? किसकी एंट्री? नॉर्मल लॉस में बस किस चीज की एंट्री होगी? रिकवरी वैल्यू। रिकवरी वैल्यू की 5,000 रुपया ढूंढे जरा, काइंडली एंट्री बताया जरा, देख के बताया। 5,000 रुपए की रिकवरी वैल्यू नॉर्मल लॉस की, काइंडली सोच के एंट्री बताएं। बताएं, बोलेंगे तो पता चलेगा। कैश डेबिट परचेजिस क्रेडिट 5,000, 5 लाख, देखिए उसके साथ ऊपर जाए। ऊपर ढूंढे गई 5,000, बोले एंट्री। उसमें ये जो ऑप्शनल समझ लेते हैं आपके, बोलेंगे तो ठीक है, नहीं बोलेंगे तो ना सही। देखी जाएगी, जिसने पूछा वही बोले, वो मैं था जिसने पूछा था, मैं ही बोलने लगा हूँ। कैश डेबिट परचेज क्रेडिट, कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए बेटा, आवाज प्लीज ना कहीं एंट्री निकल ना आए, मतलब कहीं बात बन ही ना जाए। एक हाथ रखें, लेफ्ट हैंड खाली है, और गौर से बोर्ड से देख के लिखें कैश डेबिट परचेज क्रेडिट। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में नॉर्मल लॉस होता, रिकवरी वैल्यू आ जाती, कैश डेबिट प्रोडक्शन कॉस्ट क्रेडिट, उसी तरह से शायद जिस तरह बाय प्रोडक्ट के केस में होता है। इसका ट्रीटमेंट मिलता जुलता है बाय प्रोडक्ट से, नॉर्मल लॉस का या एबनॉर्मल लॉस का। सिर्फ फर्क ये है कि बाय प्रोडक्ट में एक ऑप्शन ये भी है कि आप रिकवरी वैल्यू को अदर इनकम में लिख सकते हैं, नॉर्मल लॉस में वो अदर इनकम नॉर्मली अवेल नहीं की जाती है। एक लास्ट एग्जांपल लिखिए, परचेज ऑफ 1000 units at the rate of 500 per unit, %, units was the expected loss. Actual loss is 60 units. जी सर बताइए, 60 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है या abnormal? 60 यूनिट्स नॉर्मल है या abnormal? सेकंड लाइन देखें सर, कितने यूनिट्स का लॉस एक्सपेक्टेड था? 10% यूनिट्स वाज द एक्सपेक्टेड लॉस। 10% कैलकुलेट करें, 100 यूनिट्स, मैंने कितना लॉस लिख दिया है? क्या ज्यादा यूनिट्स लॉस हुए या कम? इस सिनेरियो को बेटा रहने दें, ये इंशाल्लाह कल से ही पहले 5% लिखो। क्या कम भी हो सकता है? वैसे किससे कम भी हो सकता है, किससे ज्यादा भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। आज शायद वो कम वाले के लिए टाइम कम हो जाएगा, पहले 5% वाले लिए, पर 10 की जगह 5 कर लीजिए। यह बताइए एक्सपेक्टेड लॉस के यूनिट्स कितने, प्लीज कितने यूनिट्स एक्सपेक्टेड थे, कितना लॉस हुआ, सारा एबनॉर्मल हुआ। इस 60 का ब्रेकअप करें, 60 के अंदर नॉर्मल लॉस कितना है? 50 यूनिट्स कैसे बने? 1000 into 5%, ठीक है सर। तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो नॉर्मल लॉस है, लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हो गया है? अगर बेटा एक्सपेक्टेशन से लॉस ज्यादा हो जाए तो वो कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। अगर एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी लॉस की, तो एक यूनिट भी लॉस हो जाए तो एबनॉर्मल है। लेकिन अगर 5% एक्सपेक्टेड था तो अप टू द 5% एक्सपेक्टेड लॉस नॉर्मल हो गया, उससे ऊपर अगर हुआ तो एबनॉर्मल लॉस है। कितने लिखूं जी? और डेफिनेटली फिर एक रिवर्स सिचुएशन भी आ सकती है, वो लास्ट सिनेरियो रह जाएगा। जब इस केस में
50 यूनिट्स और 10 यूनिट्स, बेटा प्लीज क्लियर है सारा को? एक पर यूनिट की वर्किंग करनी करवाएं करवाएं करवाएं। बताएं कितने रुपए की परचेज कॉस्ट है? 5 लाख। 1000 इंटू 500, 5 लाख रुपीज से पर यूनिट बनवाना है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक लास्ट स्टेप देखना, फिर आप आराम से लिखिए। 5 लाख रुपीज, सबको क्लियर है प्लीज? इसकी बेस बनाए, इसकी बेस में कितने यूनिट्स लिखे हैं? मेरा तो ख्याल है, मेरे जरा ख्याल भी साथ सुनते जाइएगा करनी, मेरा तो ख्याल है डिवाइड बाय 1000 होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या मसला, क्या मसला, क्या मसला? किसकी कॉस्ट भी किसको एलोकेट हो जाएगी? नॉर्मल लॉस को भी इसकी कॉस्ट पर एलोकेट होगी। क्या इसमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं? इसमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं, तो 1000 नहीं होना चाहिए, इसमें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं। दोबारा बोर्ड पे एक सेकंड, मेरा ख्याल है 940 होने चाहिए। और सची 60 लॉस है यार, 1000 में से 60 लॉस हुआ है, 940 रह गए हैं। अब क्या मसला होगा, अब क्या मसला होगा, अब क्या मसला होगा? अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी रिमेनिंग यूनिट्स में चली जाएगी। तो क्या करें सर? 950 की जगह अगर ये कर लूं तो ठीक है सर। 940 प्लस 10, व्हाट इज 940? रिमेनिंग यूनिट्स, एंड व्हाट इज 10? क्या 940 का भी कॉस्ट आनी है? क्या नॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स पे भी कॉस्ट आनी है? ऑब्वियसली 950 की बात हो रही है, लेकिन बेटा बेस में मैं वो यूनिट्स लिखता हूँ जिन पे फाइनली कॉस्ट एलोकेट होनी होती है। इसमें कौन से यूनिट्स इग्नोर कर रहा हूँ? 50 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस इग्नोर कर रहा हूं, उनकी कॉस्ट फिर रिमेनिंग यूनिट्स पे आ जाए। यहाँ से पर यूनिट बता दें, 526.31 लिखिए। यहाँ स्टूडेंट्स प्लीज साथ। क्या इस 526.31 में एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स की कॉस्ट है? फाइव 26.31 में, मेरा ख्याल आप सही नहीं सोच रहे। 526.31 में, 526.31 पर यूनिट में एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है। चलिए इसको रहने दें, अगला सवाल कर लेता हूं मैं। क्या एबनॉर्मल लॉस के 10 यूनिट्स को कॉस्ट एलोकेट होनी है? बताएं कैसे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 526.31, एक मिनट आंसर बताइएगा और रुपीज में राउंड ऑफ कर लीजिएगा। 5263, ये क्या है? 5263 कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की डबल एंट्री बोला। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस फिलहाल क्रेडिट। अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया था। 5263 एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आपको कहीं एक्सपेंसेस में नजर आएगी फिगर? अगर 5263 के अगेंस्ट 2000 रिकवरी वैल्यू हो जाए तो बैलेंसिंग फिगर 3263 भी नेट एक्सपेंसेस की रह जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, 5 लाख में वापस आए, डिवाइड बाय 940 प्लस 10। इसमें 50 यूनिट्स नॉर्मल लॉस के भी हैं इस स्टोरी में, है सर? अगर इन 50 यूनिट्स की कोई रिकवरी वैल्यू है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स की अगर रिकवरी वैल्यू होती तो फिर आप मुझे वर्किंग कैसे करवाते? आइए जरा इकट्ठा कंक्लूड करें जरा। 5 लाख रुपीज होना, क्या नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू परचेज कॉस्ट में से लेस करवाते हैं? माइनस 5 लाख में से रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, बेस सेम रहती? बेस सेम रहती सर। फिर जो पर यूनिट आता मल्टीप्लाई बाय 10 करके एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट आती, और अगर एबनॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू है तो उसने एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट नेट। तो प्लीज दो अलग-अलग चीजें, नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू की एंट्री ढूंढने पर जल्दी से वापस ढूंढ के 5000 5000 5000 5000 भजन, वो परचेज या प्रोडक्शन कॉस्ट से नेट हो रही है रिकवरी वैल्यू, और एबनॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू है तो वो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट से नेट हो।
ठीक है, यहाँ तक काइंडली कंप्लीट करके ठीक है, जहाँ तक मैंने पहुंचा लिखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, शुक्र जान छुटी मौला, मौला तू ही जानता मौला ये वक्त कैसे गुजरा मौला। इस समय आप पढ़ना चाह रहे हैं, इस तरह तो लोग बीए भी नहीं करते। यही वो दिन है जो बाद में काउंट करते हैं सर। अरे सॉरी आपको बहुत तंग किया, सुलन तो मुझे आते ही थैंक यू कह देना चाहिए था, लेकिन एंट्री पॉइंट लिख के उठिएगा जरा। इसकी समरी रह गई है, मैं घर से लिख लूंगा, तो मेरे अलावा कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप मुझे याद करवा दीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो कल क्लास में लिख लेंगे। बच्चों के पास टाइम नहीं है, प्लीज कल लिख लेंगे। अल्लाह हाफिज। बल्कि सॉरी, उठते उठते जरा अब एक वक्त आगे, पेज नंबर 21 सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली आप भी नोट करें, पेज नंबर बुक अगर है तो 21, और अगर अभी बुक नहीं पहुंची तो इंशाल्लाह एक आध दिन में पहुंचनी चाहिए। इस ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का चैप्टर नंबर नोट करें 9, सॉरी चैप्टर का पेज नंबर 9। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 एक है, एक और बाइनरी लिमिटेड के नाम से है। डेफिनेटली अभी शायद आप 100% डैम तो ना कर सकें, लेकिन ये कहना कि आप इसे पढ़ के अंडरस्टैंड भी ना कर सकें, ये भी गलत है। तो काइंडली कुछ ना कुछ घर से भी मेरा ख्याल है आप सोचना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज नंबर 21 या चैप्टर पेज नंबर 9, विच एवर इज द केस, क्वेश्चन नंबर 6 आपका इंतजार करेगा। एक नजर रिवाइज कीजिएगा जो आज किया था पहले, और उसकी बेस पर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जाना स्टूडेंट, ठीक है। अल्लाह हाफिज।